एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है जातिवाद की। क्योंकि आपकी संस्था आपने टॉपिक लिया है हमारे सामने क्या क्या खतरे हैं, तो मैं उन खतरों की बात कर रहा हूं। तो पहला खतरा तो मैंने आपको बता दिया, जो चित्र निकल गए। ये दोबारा रिस्टोर होने चाहिए कि नहीं? एक बार जोर से आवाज लगाइए। ये रिस्टोर होने चाहिए कि नहीं? एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने जातिवाद का है। संविधान का प्रियम्बल कहता है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो। सरकारों ने जाति के आधार पर योजनाएं लागू करना शुरू कर दिया। संविधान कहता है भाषावाद खत्म करो। सरकारों ने भाषा के आधार पर अलग अलग। संविधान कहता है पंथवाद खत्म करो। सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया, ठीक संविधान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनको नेताओं को पता है कि पहली बात तो ये जनता अपने डेली काम में मस्त है, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं, उससे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल में एक बार वोट देना है, जवाब मांगने आना नहीं है, हमसे कुछ पूछने आना नहीं है, सवाल जवाब करना नहीं है, जो करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी तो छोड़ दो, भारत का टैक्स पेयर भी कोई सवाल नहीं पूछता, जिसके पैसे से इतनी सारी योजनाएं चलती हैं। आप लोग भी नहीं पूछते। आपको लगता है पूछ लूं, बुरा मान गए तो सांसद जी, विधायक जी बुरा मान गए तो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग पूछते होंगे। क्योंकि ये वीडियो लगभग 5 करोड़ लोग देखेंगे, तो मैं सबकी बात कर रहा हूं, अपने दिल पे मत लेना आप। ये जो जातियां हम लोग यूज करते हैं, कब आई ये जातियां? कितने हजार साल पहले आई। पांडवों की कोई जाति कहीं लिखी आपको? युधिष्ठिर सिंह, अर्जुन सिंह, भीम सिंह, नकुल सिंह, सहदेव सिंह लिखा क्या? नहीं लिखा। भगवान कृष्ण लिखा क्या? कृष्ण यादव? नहीं लिखा। राम ने नहीं लिखा, राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, शत्रुघ्न सिंह। दशरथ जी ने लिखा। पहले जाति तो थी ही नहीं हमारे देश में। हमारे देश में 4 वर्ण थे, 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। 4 वर्ण थे, इंटरचेंजेबल थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो जैसा काम करता था वो कहलाता था। समस्या यह हो गई, जो स्क्रू वाला काम करते थे स्क्रू वाला कहलाते थे। अब बेटा स्क्रू काम नहीं करता, वो भी स्क्रू वाला बना हुआ है। जो लक्कड़ का काम करते थे लकड़ा वाला थे, बेटा नहीं लकड़े काम करता, फिर भी लकड़ा वाला। पिताजी टोपी बनाते थे, टोपी वाला हो गए। बेटा टोपी नहीं बनाता, दूसरों को टोपी पहनाता है, वो भी टोपी वाला। बिजनेस करने वाले बजाज, अब बेटा बिजनेस नहीं करता, फिर भी बजाज। अरे हमारे देश में कास्टिज्म थी ही नहीं। 2000 साल पहले आई है। क्रिश्चियनिटी और कास्टिज्म एक साथ आए हैं 2000 साल पहले। उसके पहले असंख्य उदाहरण है जहां पिता ब्राह्मण और बेटा क्षत्रिय। असंख्य उदाहरण है पिताजी वैश्य और बेटा ब्राह्मण। राजा दशरथ और विश्वामित्र एक ही परिवार के। दशरथ जी क्षत्रिय, विश्वामित्र जी भी क्षत्रिय। राजपाट छोड़े, सन्यास ले लिया, ब्राह्मण हो गए। हम विश्वामित्र जी को गुरु मानते हैं। भीष्म पितामह वेद व्यास भाई भाई। भीष्म पितामह को हम क्षत्रिय मानते हैं, वेद व्यास जी को व्यास मानते हैं, उनको ब्राह्मण मानते हैं। कृष्ण यदुवंशी, उनकी बुआ कुंती, क्षत्रिय के परिवार में शादी हो गई। अगर पहले इंटरकास्ट शादी नहीं, इंटरकास्ट तो थी नहीं, शादियां नहीं होती, तो शांतनु की शादी शकुंतला से कैसे हो गई? शांतनु तो क्षत्रिय थे, शकुंतला तो नाविक की बेटी, विवाह कैसे हो गया?
जो मैं कहना चाहता हूं, यह कहना चाहता हूं, पहले तो केवल गोत्र व्यवस्था थी। गोत्र व्यवस्था के बाद ग्राम व्यवस्था आई। जैसे बादल गांव तो गांव वाले बादल हो गए, खन्ना गांव तो गांव वाले खन्ना हो गए, हुड्डा गांव तो गांव वाले हुड्डा हो गए, चौटाला गांव तो गांव वाले चौटाला हो गए। फिर आई कर्म व्यवस्था। टोपी बना रहे थे टोपी वाला, तेल निकाल रहे थे तो तेली, बाल बना रहे थे तो नाई, कपड़ा धो रहे थे तो धोबी, बजाजा वाला काम कर रहे थे तो बजाज, जो जिंद वाले थे वो जिंदल। यह व्यवस्था आई, फिक्स व्यवस्था हो गई। पहले चेंजेबल था, लगातार बदल रहा था। उदाहरण के लिए, जैसे पहले हम लोगों को एक कहानी बता दी जाती है। पहले जो समाज के रखवाली का काम केवल छत्री करते थे। हां, छत्री करते थे, लेकिन जाति से नहीं, कर्म से। एकलव्य नाविक, एकलव्य के पिता भी नाविक, और एकलव्य के पिताजी जरासंध के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुख्य सेनापति कैसे हो गए? वो तो नाविक थे। कर्ण की पहचान सूतपुत्र की, नाविक की पहचान ना कर्ण की। भाई 50 देशों का राजा बन गया, कैसे बन गया? अगर केवल क्षत्रिय राजा बनते थे तो, केवल क्षत्रिय राजा बनते थे तो कृष्ण राजा कैसे बन गए? उनकी तो पहचान यदुवंशी की थी। और केवल आपस में विवाह होता था तो वासुदेव का विवाह, कंस ने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कैसे कर दिया? वो तो यदुवंशी थे, वो तो कंस क्षत्रिय था। हमारे यहां इंटरचेंजेबल व्यवस्था थी। हमारे यहां कास्टिज्म थी ही नहीं। और मैं जिस पॉइंट को आपको बताना चाह रहा हूं, कश्मीर की लैंग्वेज अलग है और केरल की लैंग्वेज अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि कश्मीर के लोगों का गोत्र वही है जो केरल के लोगों का गोत्र है। गुजरात के लोगों की भाषा अलग है, बंगाल के लोगों की भाषा अलग है। एक चीज कॉमन है, गोत्र है। तमिलनाडु के लोगों की जाति अलग है, यूपी बिहार के लोगों की जाति अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, जानते हैं क्या? गोत्र। आज की डेट में जो 4 बड़ी समस्याएं हैं, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और पंथवाद, इन चारों समस्याओं का इलाज है अगर हम अपनी पुरानी व्यवस्था को फिर से अपना लें, गोत्र व्यवस्था को। और यह गोत्र व्यवस्था कैसी थी आप समझिए। भारद्वाज जी के आश्रम में जो पढ़ा वो भी भारद्वाज, जिसने दान दिया वैश्य परिवार का आदमी वो भी भारद्वाज, जो वहां सेवा कर रहा था, गाय का दूध निकाल रहा था वो भी भारद्वाज, जो वहां हवन वन कराता था वो भी भारद्वाज, जो उस आश्रम की रक्षा करता था वो भी भारद्वाज। इसीलिए मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं भारद्वाज हूं। अयोध्या में जो क्षत्रिय हैं वो भारद्वाज हैं, मुजफ्फरनगर मेरठ में जाट भारद्वाज हैं, हरियाणा के यमुनानगर वाले एरिया में जो दलित भाई हैं वो भी भारद्वाज हैं। ये जो जाति की गोत्र व्यवस्था थी, महर्षि भारद्वाज, महर्षि अत्रि, महर्षि कौशिक, महर्षि शांडिल्य, महर्षि गर्ग, पराशर, गौतम, सुनक, कश्यप, भार्गव, वस, वशिष्ठ, व्यास, भृगु, कौशल, दधीच, अगस्त्य, चमन, मार्कंडेय, विश्वामित्र, कात्यायन, ये ऋषियों के नाम हैं जिनके नाम पे गोत्र चलते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पूर्वजों को। पाकिस्तान से छोड़ के भागे, लेकिन अपना गोत्र नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। सुनक एक महर्षि थे, उनके नाम पे सुनक गोत्र होता है, और उनके पिताजी इसलिए उनका नाम ऋषि सुनक रख दिया महर्षि के नाम पे। पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो ये हमारे जो महर्षि थे इनका भी ना जगह जगह आश्रम था। जैसे पंजाब में महर्षि मुदगल का आश्रम था, इसलिए ज्यादातर पंजाबियों का गोत्र मुदगल होता है। महर्षि भारद्वाज का आश्रम प्रयाग में था, तो इसलिए उस वाले एरिया के ज्यादातर लोगों का आश्रम जो गोत्र है वो भारद्वाज। सबसे ज्यादा जो ऋषि पाए गए वो हरियाणा में पाए गए।
ज्यादातर लोगों के वहां पे आश्रम थे। इसलिए आपको हरियाणा में भारद्वाज भी मिलेंगे, सांडिल भी मिलेंगे, गौतम भी मिलेंगे, भार्गव भी मिलेंगे, व्यास भी मिलेंगे, दधीच भी मिलेंगे, सारे गोत्र वहां मिलते हैं। क्योंकि भारद्वाज जी का आश्रम प्रयाग में भी था, लेकिन हरियाणा में भी था। आप लोगों में से कितने लोगों को अपना गोत्र पता है? जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, सबको पता है। चलो यही ट्रायल कर लेते हैं। भारद्वाज गोत्र वाला कोई है क्या जो गैर ब्राह्मण हो? हाथ उठाइए जरा। जो ब्राह्मण ना हो। आप जाति क्या है आपकी? भूमियार है। और कोई? आप क्या है? क्या है आप? वैश्य। देखिए वैश्य हमारे व्यापारी भाई, ये क्या शुभ नाम है आपका? पूरा क्या नाम लिखते हैं? अब मेहता जी का भी भारद्वाज है। दिनेश मेहता जी कहां गए? आप भी अपना पता करो, आपका भी भारद्वाज ही निकलेगा। आप गुजरात के होंगे ना? अब सोचिए, गुजरात के मेहता जी का गोत्र भारद्वाज है और प्रयाग के अश्विनी उपाध्याय जो कि ब्राह्मण परिवार में हुए, उनका भी भारद्वाज है। अब गुजरात से उत्तर प्रदेश जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जोर से बोलिए जरा। जातिवाद खत्म हुआ कि नहीं? भाषावाद खत्म हुआ कि नहीं? क्षेत्रवाद खत्म हुआ कि नहीं? और सनातन मजबूत हुआ कि नहीं? सनातन मजबूत हुआ कि नहीं? ये गोत्र सिस्टम आ जाए, उत्तर दक्षिण का भेद खत्म हो जाएगा। क्योंकि तमिलनाडु वाले का नाम रामचंद्रलम है या रेड्डी है या जो भी है, राव, वो भी है गौतम, भारद्वाज, कश्यप, इसी तरीके से है। और ये बात आज मैं, सुबह मेरा सत्र था वाराणसी में, वहां 3 दिन की संस्कृति संसद चल रही है। वहां पे बहुत सारे, करीब देश भर के 400 महामंडलेश्वर थे आज वहां पे। ये बात आज उनके सामने भी मैंने रखी है और एक मत से सभी महामंडलेश्वर ने कहा कि अश्विनी जी आपका आइडिया बहुत अच्छा है और हम लोग इसको बढ़ाएंगे आगे। एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है अलगाववाद और कट्टरवाद की। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद का पर्चा बाहर निकाल दूं? अब हो गया, खत्म हो जाएगा। अलगाववाद, कट्टरवाद, हम लोग जो प्राइमरी में पढ़े हैं, आप सब लोग भी पढ़े हैं, उसमें से कौन सी पढ़ाई आपके जीवन में काम आ रही है? केवल गिनती और पहाड़ा छोड़ के। आर्किमिडीज आपके जीवन में काम आ रहा है क्या? राइट बंधु आ रहे हैं आपके जीवन में काम? वो बंदर को इंसान बनाने वाले आ रहे हैं काम? प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है कि वो तन मन से स्वस्थ हो और अच्छा स्वस्थ हो। आखिर इतना मानसिक विकार क्यों आ रहा है और इतना आदमी शारीरिक रूप से कमजोर क्यों हो रहा है? अब तानाजी क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? अब आदमी 8 घंटे सूर्य नमस्कार क्यों नहीं कर पा रहा है? 8 घंटे छोड़ो, 10 बार भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? है तो जिम तो है, जिम वाले कर ले रहे हैं क्या सूर्य नमस्कार? जिम वाले 300 किलो उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते। अरे हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था और हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम व्यवस्था थी और वो इसलिए थी क्योंकि एक दिन में नहीं आई थी। ट्राइड टेस्टेड, ट्राइड टेस्टेड, ट्राइड टेस्टेड करते करते आई है। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस को 3 तरीके की मानसिक बीमारी थी। उस 3 मानसिक बीमारी ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को दोबारा रिस्टोर करने नहीं दिया। आप लोग गूगल करना, 3 बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। एक होती है नार्सिज्म, एक होती है मेगलोमोनिया और एक होती है स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये तीनों बड़ी गंभीर बीमारियां हैं। दुर्भाग्यवश संविधान बनने के बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, वो तीनों बीमारियों से ग्रसित थे। नार्सिज्म से भी थे, मेगलोमोनिया से भी थे और स्टॉकहोम सिंड्रोम तो ऊपर से नीचे तक भरा हुआ था।
अगर आपके प्राइमरी स्कूल में सुकरात को पढ़ाने की बजाय रामचरितमानस पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा क्या होगा? आपको और जो दुनिया भर की विदेशी कहानियां बताने की बजाय भगवत गीता पढ़ाएं तो अच्छा क्या होगा? और संविधान कहता है कि प्राइमरी में 3 भाषा पढ़ाना है, और आपने 3 भाषा पढ़ी भी होगी। जो महाराष्ट्र वाले हैं मराठी पढ़े होंगे, और हिंदी पढ़े होंगे, और इंग्लिश पढ़े होंगे। 3 भाषा पढ़े होंगे। गुजरात वाले गुजराती, हिंदी और इंग्लिश ऐसे पढ़ते। हम लोग यूपी में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़ते हैं। 3 भाषा पढ़ाई जाती है, लेकिन 3 भाषा में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब पढ़ाई जाती है और काल्पनिक कथाएं बताई जाती हैं। और ज्यादा दिल आ गया तो बाबर की कहानी, हुमायूं की कहानी, तुगलक की कहानी, गोरी की कहानी और गजनी कहानी सुनाई जाती है। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी को पढ़ने से कुछ मिलता है क्या? केवल हमें मानसिक रूप से हमारे अंदर एक गुलामी की भावना भरती है। कभी राजा रघु को नहीं पढ़ाते, जिनके नाम पे है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा आज को नहीं पढ़ाते। पूरी मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले राजा दशरथ को नहीं पढ़ाते। मानव इतिहास में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाले भगवान राम के पूरा इतिहास नहीं पढ़ाते, भरत को नहीं पढ़ाते, लक्ष्मण को नहीं पढ़ाते। जो सिलेबस चल रहा है वो केवल और केवल गुलामी वाला चल रहा है। और धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड में, जैसे कभी हमने ये नहीं दिमाग लगाया कि बंदर अब इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं, वो पढ़ाई का असर है, आपकी गलती नहीं है, पढ़ाई का असर है। हमें पढ़ा दिया गया, सोचने नहीं दिया कि बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं। कट ऑफ डेट के बाद क्यों आगे नहीं आ रहे हैं। मैं ये कहता हूं, भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। ये वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को बदल के यहां पे 555 मॉडल इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। 5 साल के प्राइमरी में आप उसको दुनिया भर की कहानी मत पढ़ाइए, ना कोई विदेशी भाषा पढ़ाइए, ना कोई विदेशी किताब पढ़ाइए, ना कोई विदेशी लैंग्वेज पढ़ाइए, ना कोई विदेशी परंपरा पढ़ाइए। केवल और केवल भारत का पढ़ाइए, क्योंकि संविधान कहता है आपको 3 भाषा पढ़ाना है। संविधान कहता है आपको 3 भाषा पढ़ाना है। मान लो आपको विदेशी लैंग्वेज से बहुत प्यार है, अंग्रेजी पढ़ाना भी है, तो अंग्रेजी में भगवत गीता पढ़ाओ ना भैया, क्या दिक्कत क्या है? अरे भाषा भी सीखेगा, भगवान कृष्ण के बारे में सीखेगा, अर्जुन के बारे में सीखेगा, सवाल जवाब सीखेगा, मैनेजमेंट का लेसन सीखेगा, कर्मयोग सीखेगा, राजयोग सीखेगा, ज्ञान योग सीखेगा, सब कुछ सीखेगा बच्चा। योग प्राणायाम सीखेगा, अष्टांग योग सीखेगा। दिक्कत क्या है? पढ़ाओ। संविधान कहता है आपको एक अपनी मातृभाषा पढ़ानी है। अगर गुजरात में गुजराती पढ़ानी है तो गुजराती में बहुत सारे हमारे पास प्रमुख ग्रंथ हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो क्या बोलते हैं अपना सत्यार्थ प्रकाश, वो गुजराती में उपलब्ध है। भगवत गीता भी गुजराती में उपलब्ध है, रामायण भी गुजराती में उपलब्ध है। अभी तो मैंने देखा वेद भी उपलब्ध है। अगर हम बच्चों को इधर उधर की प्राइवेट किताबें, काल्पनिक घटनाएं पढ़ाने की बजाय रामचरितमानस पढ़ाना शुरू करें। रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं, और एक एक अध्याय एक एक हम क्लास में पढ़ाएं। 7वीं आते आते बच्चे को पूरा रामायण पढ़ लेगा, भाषा भी सीखेगा, अलंकार भी सीखेगा, भगवान राम के जीवन दर्शन को भी सीखेगा, राम भरत कैसे रहते थे वो भी सीखेगा, राम सीता कैसे रहते थे वो भी सीखेगा, राम लक्ष्मण कैसे रहते थे ये भी सीखेगा, भारत की परंपरा सीखेगा, और सद्बुद्धि भी सीखेगा, सनातन संस्कृति भी सीखेगा, सनातन धर्म भी सीखेगा। भगवत गीता में 18 चैप्टर हैं, 3-3 चैप्टर लगा दीजिए एक एक क्लास में। 6वीं पास करते करते पूरी भगवत गीता कंप्लीट हो गई उसकी। और सबसे अच्छी बात यह है, पेरेंट्स के जेब पे बर्डन भी कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवत गीता तो बदलेगी नहीं हर साल, कि हर साल खरीदना है। देखो यार, गुजराती समाज के लोग हैं, थोड़ा पैसे की बात मैं किस लिए कर रहा हूं।
मारवाड़ी गुजराती लोग ज्यादा दिख रहे हैं मुझे यहां पे। तो जेब पे बर्डन भी कम आ गया, क्योंकि भगवत गीता तो बदलेगी नहीं, बड़ा वाला बेटा वही पढ़ेगा, छोटा बेटा भी वही पढ़ेगा, बेटी भी वही पढ़ेगी, वो 5-6 साल चलती रहेगी। पिताजी भी पढ़ लिया करेंगे, माताजी भी पढ़ लिया करेंगे, थोड़ा होमवर्क कराते कराते माता पिता भी रामायण भगवत गीता सीख लेंगे। जेब पे बर्डन भी कम, भारत की संस्कृति भी पता। क्या किया, क्या जरा सोचो आप। हमारे ऋषियों मुनियों को नहीं पढ़ाया, एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि। बाकी तो छोड़िए, जब प्राइमरी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक विकास, तो आप उसको गुलामी का कहानी बता के उसको मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हो आप। और शारीरिक विकास तो हो ही नहीं रहा है। शारीरिक विकास तब होगा जब प्राइमरी के बच्चे का, जब वो महर्षि चरक को पढ़ेगा, चरक संहिता को पढ़ेगा, महर्षि सुश्रुत को पढ़ेगा, महर्षि सारंगधर को पढ़ेगा, महर्षि माधवकर को पढ़ेगा, महर्षि भाव प्रकाश को पढ़ेगा, महर्षि पतंजलि को पढ़ेगा। इन ऋषियों को पढ़ेगा, शारीरिक विकास होगा। रामायण भगवत गीता पढ़ेगा, मानसिक विकास होगा। 5वीं आते आते बच्चा एक तरीके से भारतीय भी बन जाएगा, संस्कृत को भी समझ जाएगा और शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ हो जाएगा।